तो इस पेपर को देखकर मुझे काफ़ी मैं खुश हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी जो भी हमारे इस चैनल से स्टडी किए होंगे नॉलेज बीम से, उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। यह सेट देखकर मैं आसानी से कह सकता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल से तैयारी किया था उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और जितने भी विद्यार्थियों ने हमारे नॉलेज बीम एप्लीकेशन जो PDF है वह डाउनलोड किया था उनका तो बहुत ही अच्छा गया होगा ये पेपर। चलिए मैं आपको जल्दी से इस पेपर को सोल्यूशन के साथ आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। अगर आपको किसी और सेट का जो है सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें जो है स्क्रीन पे दिए गए हमारे व्हाट्सएप पे जो अपना पेपर सेंड करें, वहाँ पर मैं आपको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा और अच्छे से भेजिएगा ताकि मैं आसानी से आप लोगों को जो है सोल्यूशन बता सकूं। तो यह देख सकते हैं मेरे पास क्लास 12 का यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है जिसका कि एग्जाम आज ही के डेट में हुआ था। तो इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए इनके आंसर को मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको ये पैसेज जो है पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मिडली टू गिव नॉलेज, यानी कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मिडली केवल नॉलेज को, केवल ज्ञान को देना है। दिस पीपल वांट ए स्टूडेंट, ये लोग विद्यार्थियों से चाहते हैं टू रीड्स बुक्स, किताबों को पढ़ना, एंड डू नथिंग एल्स, और कुछ भी अन्य न करने को। ये लोग विद्यार्थियों से किताबों को पढ़ना और कुछ अन्य न करने को, बट ऐड टू दियर नॉलेज, केवल उनके नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। बट मतलब केवल, बट मतलब लेकिन भी होता है, ठीक है। इसके बाद अदर्स मतलब दूसरे लोग, बिलीव मतलब मानते हैं, विश्वास करते हैं, दैट की नॉलेज अलोन इज नॉट एनफ, यानी कि केवल जानकारी ही पर्याप्त, अकेले जानकारी ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट केवल उससे, विच इनेबल्स अ मैन, यानी केवल उसी से, विच इनेबल जो कि सक्षम बनाता है, अ मैन मतलब एक मनुष्य को, टू अर्न मतलब कमाने में, हिज लिविंग अपनी जीविका को, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन उसे ही शिक्षा कहा जा सकता है। यानी कुछ लोग का मानना है कि जिनसे मनुष्य जो है रोजी रोटी कमा सकता है उसे ही हमें शिक्षा कहा जाना चाहिए। सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट, ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक महत्वपूर्ण होती है देन एनीथिंग एल्स, यानी अन्य किसी भी चीज़ की अपेक्षा। यानी ऐसे लोग सोचते हैं कि भोजन किसी भी चीज़ की अपेक्षा यानी अधिक महत्वपूर्ण होती है, यानी कि रोटी के ब्रेड कहिए या भोजन कहिए, ठीक है। स्टिल अदर्स, यानी फिर भी दूसरे लोग, बिलीव मतलब मानते हैं, दैट की एजुकेशन शुड एम सोलली, यानी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, सोलली एकमात्र, एट मेकिंग गुड सिटीजन अच्छे नागरिक बनाना, एंड गुड पेट्रियट्स और अच्छे देशभक्त को बनाना। ऑल दिस पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पज ऑफ एजुकेशन, यानी ये सभी लोग शिक्षा के अनेक उद्देश्यों में केवल एक ही देखते हैं, यानी केवल एक ही उद्देश्य देखते हैं ऐसा कुछ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि इस वास्तविकता की बात है, एजुकेशन शुड एम, इस वास्तविकता की जो बात है, इस तथ्य की जो बात है वह क्या है, एजुकेशन शुड एम एट थ्री थिंग्स टुगेदर, कि शिक्षा का उद्देश्य इन तीनों एक साथ, इन तीनों चीज़ों का होना चाहिए। इट शुड गिव मेन नॉलेज, या मनुष्य को नॉलेज देना चाहिए यानी कि ज्ञान देना चाहिए। मेक देम सेल्फ रिलायंट, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरे लोग की सेवा करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि उनका ज्ञान बढ़ना चाहिए, दूसरे में बताया गया कि उनकी रोजी रोटी भी चलनी चाहिए, और तीसरा जो है कि उनका वो अच्छे नागरिक बने अर्थात दूसरों की सेवा करें, ऐसा तीनों, ठीक है। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स, यानी शिक्षा शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स, यानी एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस यानी कि शिक्षा को उत्पन्न नहीं करना चाहिए सिटीजन्स ऐसे नागरिकों को, हु मतलब जो, वाइल दे लव दियर ओन फ्रीडम, यानी जो दे लव दियर ओन फ्रीडम, जो कि अपने स्वयं के स्वतंत्रता को पसंद करते हैं या स्नेह करते हैं। दे टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं, टेक अवे, यानी कि शिक्षा को ऐसे नागरिकों को उत्पन्न नहीं करना चाहिए वाइल, यानी कि जब वे अपने स्वयं की स्वतंत्रता को चाहते हैं, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, और दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे नागरिकों को शिक्षा को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस मैन, इसे ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए, हु लव दियर ओन कंट्री, जो अपने स्वयं के देश को स्नेह करे, बट हु डोंट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, लेकिन वह दूसरे देशों को हानि पहुंचाना न चाहे, अर्थात वह सभी को समान रूप से स्नेह करे, ठीक है। तो यह हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा है देख सकते हैं, कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको लिखकर जो है स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए और आपका कोई प्रॉब्लम न रहे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू गिव मेन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स,
यानी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मनुष्यों को ज्ञान देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें दूसरों की सेवा करने में समर्थ बनाना। तो यह पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री, इफ नॉट वाई। यानी ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट यानी कि भोजन या रोटी अधिक महत्वपूर्ण होता है देन एनीथिंग एल्स, अन्य किसी भी चीज़ की अपेक्षा। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं, इफ नॉट यदि नहीं तो वाई, क्यों, यदि नहीं सहमत है तो क्यों, यह भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, नो नहीं, आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, दैट की ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट की रोटी या फिर भोजन अधिक महत्वपूर्ण होता है देन एनीथिंग इल्स, अन्य किसी भी चीज़ की अपेक्षा। यहाँ पर इल्स भी रहेगा, देन एनीथिंग इल्स यानी कि अन्य किसी भी चीज़ की अपेक्षा, यहाँ इल्स भी रहेगा, देन एनीथिंग इल्स बिकॉज, क्योंकि अब रीजन भी बताना है क्यों नहीं सहमत हैं, बिकॉज क्योंकि ओनली अर्निंग ब्रेड, क्योंकि केवल रोटी कमाना या भोजन कमाना कैन नॉट मेक अ मैन गुड सिटीजन, यानी कैन नॉट मेक नहीं बना सकता है, अ मैन मतलब एक मनुष्य को, गुड सिटीजन मतलब एक अच्छा नागरिक, एंड गुड पैट्रियट और एक अच्छा देशभक्त। यानी केवल रोटी कमाना एक मनुष्य को अच्छा नागरिक तथा अच्छा देशभक्त नहीं बना सकता। विदाउट एजुकेशन मैन इज लाइक एनिमल, यानी बगैर शिक्षा के मनुष्य जानवर की तरह है। सो आई कांट से, इसलिए मैं नहीं कह सकता, ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, कि रोटी अन्य किसी भी चीज़ की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर इल्स लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर ऐसा लिखे होंगे तो ठीक होगा। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस बाय एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा किस प्रकार के व्यक्तियों को यानी उत्पन्न किया जाना चाहिए या पैदा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है द मेन मतलब वैसे व्यक्तियों को या वे व्यक्ति हु लव ओन कंट्री, जो कि अपने स्वयं के देश को स्नेह करते हैं, बट डोंट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, लेकिन दूसरे देशों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। सच मेन शुड बी प्रोड्यूस बाय एजुकेशन, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा के द्वारा पैदा किया जाना चाहिए या उत्पन्न किया जाना चाहिए या प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग डी वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डी वाला प्रश्न देखते हैं किस तरह से पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डी वाला प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है कि अंडरलाइन जो पोर्शन है उसकी व्याख्या करना है आपको। तो अंडरलाइन पोर्शन जो है यहाँ पर देख सकते हैं, आपका अंडरलाइन पोर्शन दिया हुआ है, हु लव दियर ओन कंट्री, यानी वे जो कि अपने स्वयं के देश को स्नेह करते हैं, बट डोंट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, लेकिन दूसरे देशों को हानि पहुंचाना नहीं चाहते हैं। तो इसका क्या आपको अर्थ निकल रहा है उसी को लिखना है, अपने शब्दों में व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर मैंने डी वाले में किया हुआ है, द एम ऑफ एजुकेशन। देखिए इसका क्या मतलब है, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रोड्यूस सच मैन, यानी शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न किया जाना चाहिए, हु लव ऑल द कंट्री, जो सभी देशों को स्नेह करे, लाइक दियर ओन कंट्री, अपने स्वयं के देश की तरह। इसका यही मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो है देख सकते हैं यहाँ पर जो अब आपका यहाँ पर देख सकते हैं ई वाले क्वेश्चन में क्या करा है, इंडिपेंडेंस करा है कि इंडिपेंडेंस पैसेज में उस शब्द का पता लगाइए जिसका अर्थ इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र होता है। तो इस पैसेज में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी देखा था, तो यहाँ पर देखिए फ्रीडम स्वतंत्रता, इसका भी सेम अर्थ है, तो हम फ्रीडम लिखेंगे। यहाँ पर भी फ्रीडम है, कोई भी आप एक फ्रीडम आपको लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पर उत्तर इसका मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर फ्रीडम मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम, यानी एम मतलब क्या होता है, उद्देश्य। इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ उद्देश्य है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो देख सकते हैं पर्पज। पर्पज मतलब क्या होता है, उद्देश्य। ई आप यस मत लगाइएगा क्योंकि ये प्लूरल बनाया गया है। तो पर्पज जो है देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पर्पज लिखा है, यह आपका हो गया। इसके बाद आपका तीसरा जो क्वेश्चन इसमें करा है कि नाउन बताए, राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, यानी बिलीव मतलब विश्वास करना, या वर्ब है इसका नाउन आपको लिखना है। नाउन मतलब बिलीव, बिलीव मतलब क्या होगा, विश्वास। तो बिलीव आपका हो जाएगा विश्वास या नाउन। इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन करना था। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन आपको जो है आर्टिकल लिखना था। तो बहुत सिंपल आर्टिकल आया है, द बुक विच यू लाइक मोस्ट, वह किताब जिसको आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। तो इस पे आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियों का अहमियत, इस पे लिख सकते हैं प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में माँ का स्थान, इसको इस पे लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इन पे किसी टॉपिक पे नहीं बताया था, लेकिन आप लोग जो है बुक वाले पे तो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो लेटर राइटिंग जो है, राइट अ लेटर टू यंग ब्रदर एक्सप्लेनिंग टू हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड बैलेंस डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ।
तो कह रहा है कि राइट ए लेटर मतलब एक पत्र लिखे टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को, एक्सप्लेनिंग टू हिम, उसे स्पष्ट करते हुए द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक यानी सुबह टहलने के महत्व को, एंड बैलेंस डाइट और संतुलित आहार का, फॉर कीपिंग गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। यानी अपने राइट लेटर टू योर यंगर ब्रदर यानी अपने छोटे भाई को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह के मॉर्निंग वॉक यानी सुबह के टहलने के महत्व और संतुलित आहार के महत्व को स्पष्ट करते हुए एक पत्र लिखिए। तो यह पर्सनल लेटर है, मैंने पर्सनल लेटर बताया था कैसे आपको लिखना है, अगर आपने लिखा होगा तो बहुत अच्छे से लिखा होगा, नहीं तो अथवा करके यहाँ पर राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी अपने इलाके में लंबे समय तक विद्युत की कटौती यानी विद्युत की कटौती बार बार विद्युत की कटौती के लिए आपको जिला अधिकारी को एक शिकायत पत्र लिखना है। तो मैंने जो है आपको जो है ब्रेक डाउन के लिए बताया था कि कैसे लिखना है, लेकिन वो एडिटर के लिए था, आप वहां पर जहां एडिटर थे और वहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको करना था, बाकी सारा जो है आपका उसी तरह का प्रोसेस है। तो कह रहा है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी अपने इलाके में लंबे समय तक विद्युत की बार बार कटौती के बारे में शिकायत करते हुए एक जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो इस पर अगर आपने लिखा होगा तो कोई अच्छे से लिखा होगा। इसके बाद ग्रामर आ गया, और यह सब ग्रामर में सब कुछ आपको हमारे अगर आपने पढ़ा होगा हमारे चैनल से तो मिल गया होगा, ठीक है। अगर मैंने जो यह प्रोवाइड किया था अपने एप्लीकेशन पर उसमें सब मिला होगा। इसके बाद अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वह व्यक्ति जो ईश्वर की उपस्थिति में विश्वास नहीं करता है, तो एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक, ठीक है। द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स यानी होल्ड गुड मतलब लागू होना होता है, ठीक, या होल्ड गुड अच्छा पकड़ना मतलब अच्छा प्रभाव करना, इफेक्टिव, होल्ड गुड अच्छा पकड़ना मतलब इफेक्टिव प्रभावशाली, तो इस पे हम जा सकते हैं, ठीक है, यही आपका अर्थ होगा। और बाकी वैसे ही या कोई अर्थ नहीं, इससे आपका रिलेटेड कोई अर्थ नहीं दे पाएगा। इसके बाद द सिनोनिम्स ऑफ डेस्टिनी मतलब भाग्य होता है, तो फॉर्चून इसका आपको पर्यायवाची लिखना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नो सूनर हैड ही कम हियर, यानी वह ठीक से यहाँ आया भी नहीं, वेन हिज फादर टॉक टू हिम, कि तभी उसके पिता उससे बात करने लगे। तो हम लोग जब निगेटिव सेंटेंस बनाते थे नो सूनर का प्रयोग करके, तो हम लोग वेन नहीं लिखते थे, देन लिखते थे। तो यहाँ पर किस वर्ड में एरर है? देन वाले में, यहाँ वेन वाले में एरर है, आपका वेन की जगह क्या होना चाहिए था? देन होना चाहिए था, ठीक है, तब यह सही होता। अब इसके बाद एंटोनिम्स ऑफ पैट्रियट, देशभक्त का आपको विलोम बताना है, मैंने कल ही पढ़ाया था। तो देशभक्त का आपका ट्रेटर हो जाएगा देशद्रोही, इस तरह से अगर आपने अच्छे से किया होगा तो बहुत अच्छा पेपर गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में किसी एक को आपको जो है इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं। जितना भी नियम है आप मैं बता दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, सी सेड टू अस, वह हम लोगों से कही लेट्स हैव सम म्यूजिक, चलो कुछ म्यूजिक करते हैं, तो आप प्रपोज्ड पे भी जा सकते हैं क्योंकि आपका लेट अस है, या फिर सजेस्टेड पे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ड में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अस आ गया है, तो आपको दैट वी शुड में चेंज करना होगा। तो देखिए सी प्रपोज्ड दैट वी शुड हैव सम म्यूजिक, हैव को हैड भी नहीं बदलेंगे, ठीक है। और इसके बाद या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सी सजेस्टेड अस दैट वी शुड हैव सम म्यूजिक, ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, सी सजेस्टेड अस टू हैव सम म्यूजिक, यानी उसने हम लोगों को सुझाव दिया पास में कुछ संगीत करने को। तीनों में से कोई भी तरीका आप करेंगे तो आपका सही है। इसके बाद दूसरा देखिए, फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, पिता ने अपने पुत्र को क्रोध से कहा या क्रोधपूर्वक कहा। देखिए फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, यानी पिता ने अपने पुत्र को क्रोधपूर्वक कहा, वाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, तुम मेरी निद्रा में मुझे क्यों परेशान किए हो। लीव द रूम एट वंस, तुरंत कमरे को छोड़ दो, एंड डोंट कम हियर अगेन, और यहाँ पुनः मत आओ, तो यहाँ पर देखिए पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह से, फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रीली, यानी पिता ने अपने पुत्र से क्रोधपूर्वक पूछा, वाई ही हैड डिस्टर्ब्ड हिम, कि क्यों वह उन्हें परेशान किया था, इन हिज स्लीप, उनकी निद्रा में, एंड ही ऑर्डर्ड, और उन्होंने आदेश दिया, ही मतलब उसे, और उन्होंने उसे आदेश दिया, टू लीव द रूम, कमरे को छोड़ देने को, एट वंस मतलब तुरंत, एंड नॉट टू कम, और न आने को। देखिए यहाँ पर आपका इंपरेटिव हो गया, यहाँ पर देखिए डोंट कम हियर अगेन, यहाँ पुनः मत आओ, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इंपरेटिव वाला रूल लगाना है। तो नॉट टू कम, वर्ब से पहले टू, नॉट टू कम देयर अगेन,
नॉट टू कम, कम को गो में मत बदलिएगा, नहीं अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि हमको कम को गो में कभी कभी चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसे हालात में जब अर्थ ना बदले तब आने के लिए मना किया, जाने के लिए नहीं, ठीक है। तो ऐसा आप जो है कम को गो में नहीं चेंज करेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। देखिए इसमें कंबाइन करना है, और आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा हमारे चैनल से पूरा तो बहुत अच्छे से गया होगा आपका पेपर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है। माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन अ सेफ, यानी मेरी माँ अपने आभूषणों को एक तिजोरी में रखती है या संदूक में रखती है। दिस इज द सेफ, यही वह संदूक है। तो हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए दिस इज द सेफ, या वही संदूक है, इन विच जिसके अंदर। आप इन विच नहीं लिखना चाहते, एक बार अगर वेयर भी लिख देंगे, यही वह संदूक है जहां मेरी माँ, तो आप वेयर भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इन विच बेटर अर्थ दे रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे तो अच्छा है। दिस इज द सेफ, यही वह सेफ है अर्थात संदूक है। इन विच माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट, जिसके अंदर, इन विच जिसके अंदर मेरी माँ अपने आभूषणों को रखती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सेफ में यस कैपिटल किया है, यहाँ पर स्मॉल किया है, मिस्टेक है। अब इसके बाद अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे ही वाज ब्लाइंड, एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति कल मेरे पास आया, ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसे भी बनाना है, यह बहुत ही आसान है, तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अ वेरी हेल्दी मैन, एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति, हु वाज ब्लाइंड, जो कि अंधा था, केम टू मी यस्टरडे, यानी केम टू मी मेरे पास आया, यस्टरडे मतलब कल। बहुत ही आसानी से बन गया आपका। अब इसके बाद आपको देखिए एक्टिव वॉइस बनाना है या पैसिव वॉइस दिया है, तो वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप जो है इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। देखिए द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम, यानी प्रधानाचार्य ने उसे नियुक्त किया एज अ साइंस टीचर, एक विज्ञान के अध्यापक के रूप में, ऐसे बनाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कह रहा है। बहुत ही सरल है, यहाँ पर एडवर्ब टू को रिमूव करके आसानी से निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो सी इज टू फैट टू रन, यानी वो अत्यधिक मोटी है दौड़ने के लिए, यानी वह इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपका सही होगा। सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन, ऐसे बनाए होंगे तो आपका सही होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए करेक्ट करने के लिए दे रहा है, तो आप देखिए किस तरह से करेक्ट करेंगे। ही ट्रीटेड मी, वह मेरे साथ बर्ताव किया, एज इफ, मानो, आई वाज अ किंग, मानो मैं एक राजा था। एज इफ, मानो के साथ आप एज इफ के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्योंकि काल्पनिक बात है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वाज की जगह वर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, तो देखिए ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर अ किंग, वर किए होंगे तो सही होगा। इसके बाद दूसरे आप देखिए, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, यानी भारत क्रिकेट में पाकिस्तान को हराने के लिए विश्वस्त है। तो कॉन्फिडेंट के साथ आपका प्रीपोजिशन क्या चलता है, ऑफ चलता है, तो आप लिखे होंगे तो ठीक होगा। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको जो वाक्य में प्रयोग करना है होम फोन्स का, इन सबको मैंने बताया। कैनवस मतलब वोट मांगना, कैनवस मतलब आपका होता है एक प्रकार का मोटा कपड़ा। कैरियर मतलब जीवन, कैरियर मतलब माल ढोने वाला या वाहन, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। रवि इज कैनवेसिंग फॉर कांग्रेस कैंडिडेट, यानी रवि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहा है। माई शूज आर मेड ऑफ कैनवस, मेरा जूता मोटे एक प्रकार के मोटे कपड़े से बना है। इसके बाद कैरियर मतलब जीवन, रवि वर्क हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड कैरियर, यानी रवि कठिन मेहनत करता है ताकि वह एक अच्छा कैरियर प्राप्त कर सके। इसके बाद कैरियर मतलब माल ढोने वाला या वाहन, तो वी यूज ए कैरियर टू कैरी अवर लगेज, यानी हम लोग अपने सामानों को ढोने के लिए एक कैरियर का या वाहन का या माल ढोने वाले का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका ये जो है हिंदी में पैसे दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इस वीडियो में मैं इसको नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। जल्दी मैं आपको देखिए अब क्वेश्चन जो है स्पष्ट कर देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है, लिटरेचर से यह सब में जो है मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा हमारे चैनल से, तो केवल दूसरा वाला मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, यह मैंने लेसन नहीं पढ़ाया था और बाकी सब मैंने पढ़ाया हुआ है। जैसे व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी जब चर्च गिरजाघर की घंटी में 12 बजा तो क्या घटित हुआ। व्हाट डू द इनहैबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, यानी सीमापुरी के लोग अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं। इसके बाद हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, यानी गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। व्हाट डिड ही फाइंड देयर, वहाँ उन्होंने क्या पाया। एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स, और भविष्य की कार्यवाही के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई। इसी तरह अथवा करके और भी देख लीजिएगा आप। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें 8वें में से किसी एक को करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पढ़ाया था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो अच्छे से किए होंगे। इसके बाद वाट, देखिए यह वाला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। वाट हैंडीकेप स्टे विद डगलस फॉर लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय के लिए डगलस के साथ क्या अक्षमता बनी रही। वाट डिड ही डू टू रिसॉल्व इट, उन्होंने इसे रिजॉल्व यानी कि सॉल्व कर देने के लिए या फिर ठीक कर देने के लिए क्या किया। फ्रॉम द लाइफ, जीवन से, यानी उन्होंने जीवन से इसे सॉल्व कर लेने के लिए क्या किया। बहुत ही आसान है, अब आपको अर्थ मैंने बता दिया तो समझ में आ गया होगा, ठीक है।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देख सकते हैं इसमें जो है आपको यह दिया गया है स्टेंजा। मैंने ये स्टेंजा जो है आपको कल ही के वीडियो में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है और यह आ भी गया। तो देख सकते हैं अब इसमें पूछ रहा है क्या आपका, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पूछ क्या रहा है, देखिए हाउ आर द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, यानी कवित्री हैं यहाँ पर, कवित्री की माँ की तुलना कैसे की गई। हाउ आर द पोएट मदर कंपेयर्ड, यानी माँ कवि के या कवित्री की माँ की तुलना कैसे की गई। तो कैसे की गई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एज ए लेट विंटर्स मून। तो इस तरह से लिखेंगे द पोएटेस मदर वाज कंपेयर्ड एज ए लेट विंटर्स मून, बस ऐसे लिख देंगे आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद व्हाट डिड द पोएटेस फील, वह कवित्री क्या महसूस की, तो लिखेंगे द पोएटेस फेल्ट, उस कवित्री ने महसूस किया दैट ओल्ड फैमिलियर एक, ठीक है, उस पुराने चिर परिचित कष्ट को आप हर चाइल्डहुड्स फियर, अपने बचपन के भय को, या फिर आप हर चाइल्डहुड, बस इतना लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। इसके बाद व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, यानी विदाई के समय उस कवित्री ने क्या किया। तो उस कवित्री ने क्या किया, तो देख सकते हैं बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, एंड इसके बाद ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो विदाई के समय वो क्या की कि केवल मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, तो लिखेंगे एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएटेस ओनली स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, बस यही हो गया आपका। इसके बाद आपका देखिए सेंट्रल आइडिया मैंने सारे तीनों पे आपको बताया था, आसानी से लिखे होंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें जो है मैंने या आपका देख सकते हैं द टाइगर किंग यह पढ़ाया था, यह पहला वाला मैंने नहीं पढ़ाया था लेकिन अथवा करके यह पढ़ाया था। इसके बाद यह दूसरा वाले में देख सकते हैं आपका किस तरह से पूछा हुआ है, शायद इसको मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, और इसके बाद आपका जो 12 है इसमें मैंने दोनों पढ़ाया था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली के अनुसार तीसरे तल का वर्णन कीजिए। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर, यानी उसने क्या किया आश्वस्त होने के लिए, दैट कि ही वाज इन 1894 की, वो 1894 में था। वाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स, वो टिकटों को क्यों खरीदना चाहता था, यह मैंने पूरा जो है आप लोगों को तैयारी कराया था। इसके बाद व्हाट वाज ओ ऑफ द महाराजा, उस महाराज का प्रण क्या था। हाउ डिड ही फुलफिल इट, उसने इसे कैसे पूरा किया। एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस, उसने किस खतरे का सामना किया। तो मैंने आपको जो है अच्छे से स्पष्ट कर दिया इस पेपर को और इस पेपर के आंसर को भी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और जैसा कि अगर आपका कोई और सेट है पेपर का तो आप जिस स्क्रीन पे देखे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है मैसेज करें, या फिर अपना पेपर सेंड करें ताकि आपके पेपर को भी सॉल्व कर सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।